अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप माय आए। प्लेज़र थैंक आल्सो, यू। थैंक यू सो मच। सर आज अमेरिका से ही शुरू करते हैं और अमेरिका और भारत के रिलेशंस पे आज हम बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए कल यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मोदी साहब जब से रशिया गए हैं, यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर हलचल मची है और मचनी चाहिए भी थी, ज़ाहिर है। फिर उसके बाद एक बड़ा वाकया ये हुआ कि मोदी साहब के वहाँ होने पे ही जब यहाँ पे नेटो की समिट शुरू होने वाली थी 75वीं, और उसी दिन शाम को रशिया ने यूक्रेन के 6 शहरों के ऊपर मिसाइल जो है वो फेंके, जिसमें एक जो था किसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे गिरा और जिससे 36 लोग मारे गए। टोटल सारे मारे गए लेकिन उन सारे हमलों में, लेकिन उसमें कुछ बच्चे भी थे। मोदी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका अपना उस पे रिजर्वेशन का इजहार भी किया, बल्कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाके भी कहा कि जंगें जो हैं वो हालात नहीं है, बल्कि रशिया के अंदर तो उन्होंने कहा कि जब बच्चे मरते हैं तो उससे दुख होता है। उस पे पुतिन साहब ने भी जवाब दिया। लेकिन यहाँ पे अमेरिकन जो हैं वो परेशान थे कि मोदी साहब वहां पे इस सेंसिटिव मौके पर वहां क्यों गए। दूसरा एक और भी बात बताना चाहूंगा, सिर्फ यही नहीं हुआ। जब नेटो की समिट शुरू होने वाली थी, चाइना ने बेलारूस के अंदर अपनी लाइव एक्सरसाइजेस शुरू कर दी उनकी आर्मी के साथ। अब बेलारूस कितना इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसका बॉर्डर पोलैंड के साथ मिलता है जो नेटो का मेंबर है, और दूसरा यूक्रेन के साथ भी उसका बॉर्डर है। ये भी एक सिग्नल था नेटो की तरफ। नेटो के अब हालात इतने लाचार हैं, बीमार हैं, इतने हालात खराब हैं कि जब ये दुनिया के अंदर सारा कुछ हो रहा है, उस वक्त नेटो के अंदर क्या हो रहा है। आखिरी जो क्लोजिंग जिसमें हमारे बाबा जी बाइडेन गए और वहां पे उन्होंने खड़े होके साथ जो ज़ेलेंस्की खड़े थे, जो यूक्रेन के, ज़ाहिर वो पैसे लेने आते हैं यहाँ पे, सारा पैसा तो वो अमेरिकन ही लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो वो जब साथ खड़े थे तो उन्होंने उनको कहा ये प्रेसिडेंट पुतिन है, क्योंकि वो तो एक फिक्रा भी मुकम्मल नहीं कर पाते जो है बाबा जी बाइडेन है। उसके बाद दुनिया सारी परेशान है, एलाइज सारे परेशान है कि ये बाबा जी क्या है, ये एक फिक्रा भी मुकम्मल नहीं कर पाते। यहाँ से क्यूबा के पास आके रशिया ने 4 शिप्स और एक अपनी एटॉमिक सबमरीन के साथ नेवल एक्सरसाइजेस की, और ऐसे ऐसे मिसाइल वहां से लाइव उन्होंने टेस्ट किए जिनकी रेंज 600-600 मील थी। लेकिन अमेरिका को परेशान नहीं है, कोई बिल्कुल किसी किस्म की कोई फिक्र ही नहीं है। साथ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ब्रिक्स ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करा दिया ब्रिक्स ने, और इनको यहाँ पे सीएनएन ने कवर तक नहीं उसको किया। कोई परेशानी नहीं, क्या फिक्र पड़ना, क्या जरूरत ही नहीं ना। तो इन हालात में जब मोदी जी, जब, और दूसरा जो इस वक्त यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा आरजू, मोदी जी का जो रशिया में जाना था, उनके अपने रिजर्वेशंस हैं, उनके अपने फॉरेन पॉलिसी है। उन्हें कंसर्न था कि रशिया और चाइना इकट्ठे होते जा रहे हैं और चाइना हमारा एनिमी है, हमारा क्या फ्यूचर है। उन्होंने S-400 ले रखा है, उसकी डिलीवरी पे डिले हो रहा था, वो उन्होंने बातें करनी थी। और मुसलसल ऑयल जो है भारत उनसे ले रहा है, जिसपे जाके उन्होंने एक अपना मिलिट्री पैक्ट साइन किया है। और इस तरह की चीजें सारी जो है उनको, और उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया गया चाइना वाला, और उनको रिसीव बड़े अच्छे तरीके से किया गया टू टू मेक श्योर के जो है भारत अपने कुछ अपने आप को काम डाउन रख सके। इन सर्कमस्टांसिस में 3 चीजें आज जो हुई हैं, जो मैं अभी तो मैं इब्तदाइया बता रहा था आपको, इसके बाद जो 3 चीजें हुई हैं जो मैं हैरान हुई इस चीज पे, कि अमेरिकन ने थोड़े से मसल फ्लेक्स किए भारत के हवाले से। सबसे पहला लेक्चर एरिक गारसिटी जो कि अमेरिका के एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, उन्होंने लेक्चर दे डाला, और बिलखसूस उन्होंने जो 2-4 लफ्ज इस्तेमाल किए, मैं हैरान था कि इतना इस तरह के लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किए। अब उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा है कि ये स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो उसको किस तरह आप करेंगे जब आप जाके रशिया बैठ गए हैं। दूसरा लेक्चर, दूसरी दफा उन्होंने कहा कि आप हम आपके हमारे रिलेशनशिप है, लेकिन रिलेशन इतने डीप नहीं है। फिर उन्होंने वार्न किया है कि हमारे रिलेशनशिप को ग्रांटेड ना लिया जाए, इसको आसान ना समझो, इतना हम इतने भी नहीं है लाचार। लेकिन मेरा ये मशवरा ये था एरिक गारसिटी से, लेक्चर देने की बजाय प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाओ।
दुनिया को। अगर दुनिया में अपनी धाक तुमने मनवानी है, दुनिया के साथ रिलेशनशिप रखने हैं, दुनिया को अपनी अकड़ दिखानी है, तो वो कहते हैं कि योर एक्शन स्पीक्स। बाबा बाइडेन है ना, हमारा कमांडर इन चीफ है, मैं उसके उस पे भी आना चाहूंगा। बल्कि मैं कहूंगा कि आज भारत क्यों यहां से परेशान है, मैं कैसे मैं उस पर भी आता हूं। बिल्कुल। दूसरा जैक सुलिवन, दूसरा इस पे जो किया मैथ्यू मिलर साहब हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, जो अक्सर अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, उन्होंने भी कह दिया जी हमने प्राइवेटली अपने एतराज जो है वो भारत को बता दिए हैं प्राइवेट कि वी आर कंसर्न। हालांकि कोई उसका फर्क नहीं पड़ता, माइक मिलर साहब रोजाना आके इधर उधर की बातें करके चले जाते हैं, कोई उनको तवज्जो नहीं देता। तीसरा जो है जैक सुलिवन, जो कि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन भाईजान ने भी कह दिया, उन्होंने तो खासकर इंडिया का नाम लिया, उन्होंने कहा जी हम हर मुल्क जो रशिया से डील कर रहा है, बिलखसूस इंडिया, हम उनको कहेंगे कि तुम जो जो रशिया पे बैट लगा रहे हो ये अच्छी बैट नहीं है। फिर मैं ये कहूंगा, अब उस पर बताना चाहूंगा कि दुनिया भाग क्यों रही। कल बाबा जी बाइडेन ने, क्योंकि जब से इनका डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ डिबेट हुई थी, सारी दुनिया परेशान थी। डेमोक्रेट जाके गवर्नर डेमोक्रेट स्टेटों के गए, उन्होंने भी मिन्नतें की, 11-12 कांग्रेसमैन है, उन्होंने भी मिन्नतें की, बाबा जी जान छोड़े, आप चले जाएं, घर चले जाएं। ओबामा की बीवी तैयार है बड़े अरसे से, ओबामा साहब की ख्वाहिश है कि अब हम हमारी फैमिली का बंदा ही को चला ले, पहले भी तो वही चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस वक्त ग्रुपिंग हो चुकी है। लेकिन कल बाबा जी ने रिकवरी मोड में आने के लिए, डैमेज कंट्रोल है जो वो पिछली डिबेट से था, उन्होंने कहा जी कि मैं लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। सारे सवाल बता के बाबा जी को भेजा गया, सारा सेटअप करके, स्टेज सेटअप करके व्हाइट हाउस ने जब चलाया। उससे पहले तो खैर आखिरी चीज में तो मैंने बताया ना कि उन्होंने कहा जी ज़ेलेंस्की इज पुटिन। उसके बाद यहाँ पे बाबा जी आए और यहाँ पे फिर दोबारा ब्लंडर मार गए। कभी वो कैमला हैरिस को कह देते हैं डोनाल्ड ट्रंप है, कभी किसी को कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। उनके हालात एक फिक्रा कंप्लीट करने की सलाहियत नहीं। उनसे जितने सवाल किए गए वो सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी सेहत के बारे में कि, और व्हाइट हाउस ने बता दिया है दुनिया को कि ये सुबह 10 बजे से लेकर सिर्फ 4 बजे तक इनकी होश थोड़ी काम करती है, उसके बाद ये होश में नहीं होते। बल्कि कल किसी ने ये भी पूछा कि बाबा जी अगर 4 बजे आपके मीटर बंद हो जाते हैं, अगर 6 बजे कोई इमरजेंसी आ जाए तो फिर कौन करेगा? बाबा जी ने कहा इस तरह कर चले गए। लेकिन मुझे ये बताएं कि इन सर्कमस्टांसेस में मोदी जी रशिया ना जाए तो कहां जाए भाई? चलें ठीक है, मोदी साहब ने जो बहुत ज्यादती कर दी रशिया। और मेरा क्वेश्चन है तीनों बंदों से, एरिक गारसिटी से, जैक सुलिवन से, मैथ्यू मिलर से, इंडियन डायस्पोरा को छोड़ो जी, इंडियन टेक्नोक्रेट्स को यहां से निकालो। तुमने कहा ना कि इसको ग्रांटेड ना लिया जाए, रिलेशनशिप इज नॉट डीप इनफ, वार्न कर रहे हैं। इंडियन टेक्नोक्रेट अगर भारत से निकाल दिया जाए तो जाओगे कहां पे? तुम्हें छुपने का रास्ता नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी छुपने की तुम्हें, फिर क्या करोगे? ये भी बताओ ना, दुनिया को बता दो ना कि इंडिया को कहो भाई हाँ हम सारे भारतीय निकाल देंगे, हमारा इंटरेस्ट, तुम भाई गलत कर रहे हो। कुछ करके दिखाओ ना कि खुद किस काबिल हो। दुनिया परेशान है कि ये बाबा जी किधर जा रहे हैं, हर फ्रंट पे लूज कर रहे हो, हर फ्रंट पे लूज कर रहे हो, और फिर दुनिया को धमकियां भी दे रहे हो साथ। चलें उसके बाद मैं कुछ अगली चीजों पर भी जाना चाह रहा था। जी। इन्होंने कल जो इन्होंने क्लोज किया, इन्होंने एक तो $43 बिलियन फिर यूक्रेन को दिया, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा अमेरिकन स्वेट, ब्लड एंड स्वेट, मेरे जैसे गरीब आदमी जहां मजदूरी कर करके टैक्स देते हैं, वो सारा जा रहा है दुबई, जा रहा है रस्ते यूक्रेन के। चले, बदकिस्मती है, हमारे जैसे लोग यहाँ मेहनतें कर करके 40% टैक्स दे रहे हैं अपनी आमदन का, हमारा खून है, बददुआएं दे सकते हैं और क्या। इन्होंने वो दे दिया। जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात इन्होंने ये की है, जर्मनी के ओलाफ ने कहा है कि जी अमेरिका अपने ब्लेस्ट प्रिसीजन मिसाइल्स जो हैं उनको, जिनका नाम है SM-6 मिसाइल्स, उनको 2026 तक जर्मनी में शिफ्ट कर देगा, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए रशिया से। रशिया ने उस पर रिस्पॉन्ड दिया है, उन्होंने टामाहाक मिसाइल और ये प्रिसीजन जो मिसाइल्स हैं, इनको वहां पे SM-6 को शिफ्ट किया जाएगा जर्मनी। ये ऑलमोस्ट अपने आप को 1987 वाली जगह पे लेके जा रहे हैं। 1987 में गोरबाचोव और रेगन ने ये हथियार यूरोप से खत्म करने का मुआहदा किया था, लेकिन इन्होंने बाद में, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसको खत्म किया था, लेकिन अब ये वापस उस जगह पे जा रहे हैं जिस तरह कोल्ड वॉर से पहले थे। रशिया ने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा जी हमें पता था जो आपने करना था, हम तैयार हैं।
हम इसके लिए तैयार हैं, हम आप इसकी फिक्र ना करें, हमारी फिक्र ना करें। आप अगर आप जर्मनी आएंगे तो हम भी तैयार बैठे हैं, ऐसी बात नहीं। और वाकई वो स्ट्रांग हैं। हमारा तो खैर आपने पता है अमेरिका ने आज तक जिंदगी में जंग भी नहीं जीती। छेड़ते जंगे हैं लेकिन ना मुकम्मल करते हैं जंग, बिल्कुल। ना जीतने की आदत है इनको। ये सिर्फ दर हकीकत शो के लिए जाते हैं। दो चार चीजें मैं बता देता हूँ, आप आज आपको जरा आपके देखने वालों को बताऊं। अमेरिका की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। इन्होंने हथियार बनाने होते हैं, वो हथियार बना के इन्होंने किसी जगह लोगों को दिखाने होते हैं कि देखो हम इधर से शुरू छोड़ेंगे तो जाति कितनी ऊंची है, ताकि वो सऊदी और कुवैती वो खरीद लें, उनको कोयला खरीद लें। खुद कुछ नहीं करेंगे, खुद ये जंग कभी नहीं जीते। इस वक्त गाजा के अंदर सबसे बड़ी जो वारदात डाली जाए, दूसरा सबसे ज्यादा जो असला बनाता है वो इजराइल बना रहा है। उन्हें भी जंग चाहिए, उन्होंने भी तो तजर्बे करने सारे। नए नए सिस्टम इस वक्त बनाए जा रहे हैं और टेस्ट किए जा रहे हैं गाजा के अंदर, जो फ्यूचर में बिकेंगे। तो इन दोनों मुल्कों की अगर हकीकत अगर देखा जाए तो ये अपनी इंडस्ट्री है, ये इनका शोरूम है, जंगे इनका शोरूम है। तो चल, लेकिन खुद जंग अमेरिका ने तो आज तक जीती नहीं। इसराइल ने कई दफा वहां पे, क्योंकि उनके साथ उनके उनके उनकी सर्वाइवल का मैटर भी है। इनको सर्वाइवल का मैटर नहीं है, और दूसरा अटलांटिक ओशन है, डायरेक्ट खतरा कोई नहीं है, आसपास कैनेडियन है, मैक्सिकन है, तो खतरा कोई नहीं है। इसीलिए आज तक इन्हें कोई जंग किसी का इनको जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उसमें जो अगला टॉपिक में रशिया ने इनको कहा है जी कि अगर आप हमारे नजदीक आएंगे तो हम आपके साथ दो दो हाथ करेंगे। अब उस पे जो एक दो चार खबरें जो मैं जिन पे आगे चल के थोड़ा सा टच करना चाहूंगा, आपके रीजन के अंदर और क्या क्या हो रहा है। श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कप्तान ने रिजाइन दे दिया है। आप हमेशा अपने आप को श्रीलंका के साथ समझते हैं जी कि मुर्शद कभी कह दे श्रीलंका बन जाएगा, फलाम बन जाएगा। आपके कंट्री के अंदर कोई इस तरह का रवाज है कि कोई बंदा अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे रिजाइन कर जाए? जीरो, जीरो, कोई नहीं करता। सवाल ही नहीं पैदा होता इस सवाल। दूसरा, दो नए और कंट्रीज को डिस्कस करूंगा, फिर थोड़ा सा हम पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि आपका भी सियासी भूचाल आ चुका है। काजी फायजा साहब ने जो फैसला जो सुनाया है, बिल्कुल। नेपाल है, आप बार बार अपने आप को नेपाल के आसपास भी उनसे भी कंपेयर करते हैं। वहां भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुका है। पुष्पा कमल धाल जो थे, जिनको प्रचंडा उनका कहा जाए, उनका निकनेम है, वो उन्होंने उनकी 19 महीने पहले गवर्नमेंट बनी थी, तो सपोर्ट उनको जो सबसे बड़ी उनके साथ सपोर्ट हासिल थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की। उन्होंने सपोर्ट अपनी हटा ली, उन्हें सिर्फ 63 वोट मिले, चाहिए उन्हें 138 थे, टोटल उनके वोट 194 उनके खिलाफ पड़े। तो वो अपना वोट अब देखते हैं कि वो अपने मुल्क को जलाते हैं या नहीं जलाते। आपने तो जला कर कर दिया। मुर्शिद का भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। काश ये मुल्क खुशकिस्मत होता कि वो अपोजिशन की सीटों पर बैठ जाते। ऑक्सफोर्ड से उन्होंने, मेरा ख्याल है उनकी जो डिग्री है वो खराबी है, दंगा मुश्ती है। इसके अलावा उनकी डिग्री मेरा ख्याल है पॉलिटिकल साइंस या इस तरह की चीजों के साथ नहीं है। सियासत या जमहूरियत का उन्हें बिल्कुल कोई पता नहीं, बल्कि उस दिन ही तबाही शुरू हो गई थी जिस दिन वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। ठीक, अब मैंने नेपाल भी डिस्कस कर लिया। अगला आपके साथ, जिसके साथ आजकल सारी दुनिया आपको कंपेयर करती है, वो कीनिया है, क्योंकि वहां वो भी लूट रहे हैं IMF के पैसे ले लेके। वो भी टैक्स बढ़ा रहे हैं, बजाय के परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के, वो भी कर्जे ले रहे हैं। और जो भाईजान विलियम रूटो है, वो उन्होंने लूट डाल किया। वहां पे भी आपके साथ बहुत सिमिलैरिटी है उनकी। उन्होंने कैबिनेट भी, पहले उन्होंने सबसे बड़ी बात की, देखें मैन्युफैक्चर नहीं बढ़ा पाए ना उन्होंने। जिस तरह मैं आपके बार बार कहता हूं कि आज किसी माई के लाल पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के ग्रास रूट इश्यूज को अभी तक डिस्कस नहीं किया। वो क्या है? 4 करोड़ बच्चा आवारा फिर रहा है, स्कूलों में नहीं है। बिल्कुल। दुनिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन लाने के लिए स्किल्ड वर्कर चाहिए होते हैं, ऐसी तालीम चाहिए होती है जो आपकी फैक्ट्रियां चला सके। आपकी कंट्री, आप उस कंट्री में बैठी हैं आरजू, जहां एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है, एक सिंगल इंग्लिश चैनल नहीं है। वहां सब पीटीवी है, वो कोई देखता नहीं है। बाकी एक प्रोग्राम सिर्फ उसके अंदर पीटीवी। मैं जाता हूँ उस प्रोग्राम, मैं उस प्रोग्राम पे बड़ी दफा गया हूं, मैं जानता हूं उनके सारे जो होस्ट हैं। सिर्फ एक प्रोग्राम है उनका, और एक चैनल है, एक नया चैनल है, एक वो प्रोग्राम है, दोनों पे जाता हूं इंग्लिश स्पीकिंग।
जिस कंट्री के अंदर 25 करोड़ लोग इंग्लिश ट्वीट करने की सलाहियत ना रखते हो, उनका फ्यूचर मैं क्या प्रेडिक्ट करूंगा? क्या प्रेडिक्ट करूंगा? बिल्कुल। और आपका 4 करोड़ बच्चा सड़कों के ऊपर आवारा फिर, किसी को पता ही नहीं। आज तक किसी ने बात की है कि मैं तालीम की तरफ लेकर जाऊंगा? हाँ, मैं थोड़ी सी बात करूंगा। एक मैंने अगले दिन एक शख्स मेरी नजरों से गुजरा है, लेकिन वो भी बेचारा कोशिश करते करते मेरी तरह चीख चीख साइड पे हट जाएगा, क्योंकि आपकी तो अभी चेंज होने वाली है। काजी साहब ने तो लाने जंग बजा दी है ना आपका, तो वो आज हुकूमतें, आज तो पीटीआई का लौंडा लपाड़ा बैठ के कैबिनेट भी डिसाइड कर रहा होगा जिस तरह करते हो पहले। लेकिन इसके बाद जो, हाँ, मैं जो बात करने चाह रहा था कि जब मैंने अगले दिन, बल्कि मैं एक प्रोग्राम आपके साथ करना चाहूंगा, दो इकोनॉमीज जो है एशिया की, उनका कंपैरिजन करना चाहूंगा, चाइना की और भारत बिल्कुल जी। की। चाइना की तरक्की के अंदर उनकी क्या क्या खूबियां, वो किस तरीके से उन्होंने तरक्की की, भारत को इस वक्त क्या क्या रुकावटें हैं इसकी इकोनॉमी की। ये मैंने इसके ऊपर दो बड़े खूबसूरत ऐसे पढ़ रखे हैं। इंडियन जो है साइंटिस्ट, एक जॉन हॉपकिन के प्रोफेसर हैं और एक बैंक ऑफ इंडिया के उसके हेड हैं, दोनों ने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की है। मैंने लेटली वो पढ़ी थी, तो मैंने बल्कि पॉइंट तैयार करके रखे थे। मैंने सोचा था कि आरजू के साथ बैठ के वो डिस्कस करूंगा कि चाइना और भारत की इकोनॉमी का डिफरेंस क्या है, तरक्की किस तरह की जाती है। उसके अंदर एक ही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई है कि यंग यूथ जो होते हैं, वर्कर होते हैं, उनका तालीम याफ्ता होना और ट्रेनेबल होना। बिल्कुल। देखिए, जो जो अंधा अकल से इंग्लिश ही नहीं पढ़ सकता होगा, उसको बाहर की फॉरेन कंपनी आके, टेस्ला आके, एप्पल आके अपनी फैक्ट्री में किस तरह ट्रेन करेगी उसको? मेरा एक क्वेश्चन है। यहाँ फार्मास्यूटिकल मैं ले आता हूँ, वहां पे फैक्ट्री ले आता हूँ, मेरी उसके अंदर किस तरह ये काम करेंगे जब सारे हैं ही नपाड़े, सारे जिहादी हैं, सारे जिन्होंने श्रीलंका के मैनेजर को जला के राख करके सेल्फियां बनाई हैं। क्या ख्याल? बिल्कुल। अच्छा, उसे मैं जो बताना मेंशन करना था, एक बंदा, उसका ख्वाब मैंने देखा है, बंदा बड़ा रीजनेबल लगा, लेकिन हाँ, एक थोड़ी सी उसने काम किया जो आपके आपके लोगों के सख्त खिलाफ है। मैं हैरान हूं, अभी तक उसको पत्थर नहीं मारे जा रहे। एक आपका फेडरल सेक्रेटरी है एजुकेशन, उसका नाम है मोहिउद्दीन वानी। उन्होंने न्यू दिल्ली के स्कूलों की और जो मद्रास के स्कूलों की कॉपी की है इस्लामाबाद की। इज अ फेडरल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन। बहुत दिलेर आदमी है, जिसने इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर मेरे बाद इंडिया की मिसाल ली। मेरे तो पीछे पड़ जाते हैं ना, मेरे तो पीछे पड़ते हैं, कहते हैं ये राग एजेंट है। उसके पता नहीं वो किस तरह अभी तक पाकिस्तान के अंदर सर्वाइव करके बैठा है। हाँ, मैंने उसका इंटरव्यू भी सुना, उसके बारे में बड़ी रिसर्च की, बहुत खूबसूरत उसने बातें की हैं। उसने कहा जी हम हमारे बच्चे मैल इनकी जो है नशोनुमा पूरी नहीं हो रही है, हमने मील शुरू कर दी इस्लामाबाद। बल्कि किसी ने उससे पूछा कि आपने मील किस तरह शुरू कर दी? उसने कहा हमने अपने खर्चे कम करके 60 रुपए एक बच्चे का मील लगता है, तो वो हमने शुरू कर दिए हैं। और उसके बाद उन्होंने लैब और स्मार्ट स्क्रीन्स की बात की, और लेकिन अल ऐलान उन्होंने कहा है जी मैंने अरविंद केजरीवाल और मद्रास के स्कूलों में, और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आइडियाज लेके पाकिस्तान। कमाल है कि उनको लोग काम करने दे रहे हैं, वरना एक साहब का और मैं जिक्र करूंगी, डॉक्टर अजहर असलम, वो भी उन्होंने यहाँ पे स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए कई स्कूल खोले, पिशावर बल्कि में, मैं उनकी बात दिल्ली सुन में। के आरजू हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि जब से पेट्रोल महंगा हुआ है, बसों वैगनों के किराए बढ़े हैं, देहातों से बच्चियां स्कूलों में नहीं आ रही थी, तो हमने उसका हल निकाला, पिंक बसें निकाली हैं जो उन बच्चियों को स्कूलों में लेकर आए। और फिर एक उन्होंने उसके ऊपर और बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा वो जो हमारी पिंक स्कूलें हैं, बसें हैं, उनके अंदर नर्सेज और डॉक्टर्स को भी अलाउ किया कि वो भी फ्री ट्रैवल कर सकते। काश इस तरह के सर कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ जैसे आप भी बता रहे हैं, मैंने भी डॉक्टर अजहर असलम का नाम लिया, लेकिन बहुत थोड़े लोग लेकिन हैं। नहीं, रिवाज ये है आरजू, ऐसे लोगों को रोक दिया जाता है। कहा क्या जाता है, मैं बता तो, मैं पंजाबी हूँ, मुझे पता है मेरा डीएनए क्या। उनके बारे में कहा जाता है ना आप खांदा ना सानू खान देता है। कहते आप भी नहीं खांदा, सानू भी नहीं खान देता। कहते ऐसे ही बहुत है। बुजदिल और बहुत बेवकूफ आदमी है ये, यार पता नहीं की कर रहा है, पता नहीं बाहरों पढ़ के आ गया है, दिमाग खराब। दिस इज व्हाट दे एग्जैक्टली से अबाउट। उसकी बातें मैंने मोती उसने परोए। उसने कहा जी वॉशरूम्स पे मैंने जोर दे रहा हूँ स्कूलों के अंदर, स्टेटस को के खिलाफ जाके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर रहा हूँ स्कूलों का। मैं हैरान हो गया हूँ। मुझे अगले दिन किसी ने बताया है, अब मैं ये खैर आपके वो जो जिन्होंने पार्टी बनाई है खान अब्बासी साहब के साथ, मिफ्ता इस्माइल साहब की मैं एक दिन पढ़ रहा था आर्टिकल उनके बारे में।
उन्होंने ये कैसा जुल्म है कि कराची में बैठा एक बंदा घोटकी के स्कूलों को ऑपरेट करता है, एक ब्यूरोक्रेट। एक ब्यूरोक्रेट लाहौर में बैठा है, वो रहीम यार खां के स्कूलों को वो मैनेज कर रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? फिर उन्होंने कहा है, बल्कि मैं कुछ बताऊंगा चीजें, मैं तो रिसर्च करता रहता हूं हर वक्त, क्योंकि मेरी मादरे मिलत है, उसके बारे में मैं सुबह शाम देखता हूं, खून के आंसू रोता हूं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा 3000 स्कूल हैं बलूचिस्तान में जो पिछले इस अरसे में बने हैं। 2700 स्कूल हैं, वो या खाली पड़े हैं या उनके पैसे खा गए हैं, स्कूल बनाए नहीं गए। और उसके बारे में मोहिउद्दीन वानी साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कई स्कूल बनाए जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को खुश करने, हाँ, कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे के ही है। साथ हिस्सा लेने के लिए। वहां बिल्डिंग खड़ी होती है, अंदर स्कूल होती है, अंदर भैंसे कुत्ते, ये इस मुल्क के अंदर। लेकिन आरजू देखें, काश काश के इस मेरे वतन के अंदर अकाउंटेबिलिटी हो सकती हो, इंसाफ मिलता हो। मगर एक सर ये ट्रेड की बात करते रहते हैं और किसी से सीखते नहीं। अब भारत को देखें, वो रशिया के साथ उनकी ट्रेड जो है नहीं, वो कहाँ 100 बिलियन पे जाने आप वाली है। नहीं, उन पे मैं आप कंपैरिजन करना, नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं, मैं कह नहीं, रही हूँ उनसे कुछ उसमें नहीं सीखते आती। नहीं है ये। आपकी आपकी इंसल्ट है भारत के साथ, बेइज्जती, आपके कंपैरिजन करना। वजह क्या है? मोदी साहब क्यों चले जाते हैं और सबके साथ और डॉक्टर जयशंकर खुल खुला के सारी बातें कर लेते हैं, चले जाते क्यों? उनके दुबई और लंदन में घर नहीं है, प्लाट उनका टारगेट दुबई की बिल्डिंगें नहीं है आरजू। और कंट्री जो है वो आईएमएफ के तलबे नहीं चाट रहा। एक आखिरी बात करूंगा, इसके बाद फिर मैंने बहुत कर ली पहले। आरजू, आखिरी बात यह है, आईएमएफ से याद आया है कि 76 साल आपने ब्रिटिश एजेंटों के ऊपर टैक्स नहीं लगाया, क्योंकि वो पावरफुल बहुत है। मेरे मुर्शिद ने भी कहा था इलेक्टेबल है। वो कौन है? बड़े बड़े जिम्मेदार सिंध और पंजाब के। बिल्कुल। अब देखें आईएमएफ कितना स्ट्रांग है, आपने उनके कहने पे उन पे भी टैक्स लगा दिए। दो इस वक्त चीजें जो आप आईएमएफ के लिए कर रहे हैं, दो नहीं बल्कि 3-4 चीजें कर रहे हैं। आप इस वक्त कर क्या रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा। आईएमएफ के कहने पे आप, एक तो बजट उन्होंने आपका बनाया, फिर आईएमएफ ने कहा एग्रीकल्चर लगा दें। चाइना ने कहा है भाग जाओ यहां से जब तक दहशतगर्दी नहीं खत्म करोगे। और दूसरी आपको बात बताना चाहूंगा, 470 अरब रुपया अभी तक आपने चाइनीज कंपनीज का देना है, जो इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंटें की। तो आप कहते हैं और पैसे दो, बच्चे लंदन में भूखे बैठे हैं, मेरे बच्चों ने गाड़ियां लेनी है, मेरे बच्चों की ट्यूशन फीसें हैं। टोरंटो में हाय मेरे बच्चे कहते 2 बेडरूम के घर में रह रहे हैं। उनके भला से आप कहते हैं कि जो लोग, आप बातें नहीं, आप किस मुंह से बात करेंगे भी किसी से? और तीसरी आपने बात की, अगले दिन सबसे बड़ा फ्रॉड आपने धोखा किया मुल्क के साथ। 11.5 बिलियन डॉलर आपने लोकल बैंकों से ले लिए और किसी को खबर तक नहीं है यहाँ, किसी को खबर तक। और 45 डेज के अंदर ये लिया गया 11.5 बिलियन डॉलर, किसी को खबर नहीं। बिल्कुल। जब इस तरह, मैं हमेशा तो सिर्फ कोई पूछने वाला नहीं है ना, इनको नहीं, कौन पूछेगा। आरज़ू जो भी चला रहा है, कोई ना कोई तो होगा ना। चले एक नहीं 2-3 तो होंगे। जिस तरीके से भाई ये चला रहे हो कंट्री, इस तरह पान का खोखा नहीं चलता, समोसों का खोखा दुकान नहीं चलती जिस तरह चला रहे हो। या चला लो ठीक तरीके से या छोड़ दो इसको। पहले भी फ्री फॉल पे हो, पहले भी फ्री फॉल। आजकल काजी साहब ने जो नया ड्रामा कर दिया है, अब देखें आप कितने अरसे, आपकी गवर्नमेंट कितने दिन चलती है, कितने घंटे चलती है, आप कहाँ जाते हैं। अब इस वक्त सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, आसपास नहीं, दुनिया तो कोई नहीं देखती, 2-4 कंट्री जो आपके आसपास हैं, जो डरते रहते हैं कि पता नहीं यहाँ जब आग लगेगी हमारी तरफ भी सारी छींटे आएंगे, आग आएगी। वो देख रहे हैं कि आपका क्या क्या बनता है, क्योंकि इस वक्त आपका जो लौंडा लपाड़ा है उन्होंने कैबिनेट फॉर्म करनी शुरू कर बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर बहरहाल यहाँ पे ऐसा कुछ लगता नहीं कि ये कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या कुछ कोशिश भी कर रहे हैं। कोशिश करते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। सब आज यही बात हो रही थी कि शहबाज शरीफ साहब का चल चलाओ है। ये बात आज पूरा दिन होती रही है। वो जो फैसला आया था अदालत का पीटीआई के लिए, उसके बाद से तो अब देखते हैं कब तक शहबाज शरीफ साहब टिकते हैं और कब जा रहे हैं क्योंकि लग तो यही रहा है बैक पैक हो गए। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।